नमस्कार सभी दोस्तों का ख्याति क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत। हमने पूर्व की कक्षा में समास के बारे में पढ़ा था। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, और आपकी 10वीं कक्षा का जो भी सिलेबस पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत विषय में केवल अव्ययभाव समास को आपको पढ़ना है। तो उसके बारे में भी आपको बता दिया था कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, किस किस अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका एक मोटा मोटा रूप में आपके सामने लेकर आया हूं। आपको पिछली कक्षा में यह भी सिखाया जाएगा कि किस प्रकार समास का विग्रह करना है, लेकिन इस कक्षा में आप देख सकते हैं कि किन किन अर्थों में आपकी 10वीं कक्षा में कैसे शब्द बनेंगे, उनका विग्रह कैसे होगा, उनका हिंदी अर्थ कैसा होगा। आपको तो सिर्फ अगर शब्द दे रखा है तो विग्रह करना सीखना है। ठीक है, और आपके छोटे छोटे प्रश्न भी बनने वाले हैं वर्तमान में, तो उसके लिए पूछ भी सकते हैं आपको। समास एक ही समास है तो एक ही समास में साथ में अवसद वाले जो भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं तो उसमें से आपको पूछ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी आएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये 6 उपसर्ग जिसे अव्यय कहा जाता है। वैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपकी 10वीं कक्षा का जो भी पाठ्यक्रम है संस्कृत का उसमें केवल 6 उपसर्गों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अधि, उप, अनु, प्रति, निर, यथा। ठीक है, इन 6 को याद करने की 1 या 2 बार आप अभ्यास कीजिए, आप याद कर पाएंगे, और साथ में उसका अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अधि उपसर्ग से युक्त आपका समस्त पद बनेगा, जैसे अधिहरि, अधिगंगम, अधिरामम। ठीक है, तो उसका सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे समस्त पद आप देख सकते हैं, अधिहरि। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि हरि में कौन सी विभक्ति चेंज होगी, क्या परिवर्तन होगा जिसके कारण ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अधिहरि, ठीक है, उत्तर पद में परिवर्तन होगा और उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सप्तमी विभक्ति हरि की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी, हरो। ठीक है, तो उसका हिंदी में अर्थ हो गया हरि में, विभक्ति के अर्थ में। तो इसके लिए आपको कारक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध षष्ठी काके की और अधिकरण सप्तमी में पर ऊपर। ठीक है, उप अव्यय से आपके सामने जो समस्त पद आएगा एग्जाम में उसका अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप, यानी पास में, उपस्थित हो जाओ। ठीक है, उपकृष्णम, उपरामम, राम के समीप। ठीक है, तो आपके सामने ये समस्त पद हैं, ऐसा पद आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उपकृष्णम, उपकृष्णम। ठीक है, तो यहाँ पे समास विग्रह जब भी होगा, यहाँ पे विग्रह हुआ तो विग्रह करने के लिए ये नियम है कि जो भी पिछला पद है, जो भी उत्तर पद है, उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। और यहाँ पे राम शब्द की तरह ही कृष्ण शब्द चलेंगे, तो रामस्य, तो यहाँ पे होगा कृष्णस्य, और पीछे समीपम लिखना है। वो आपको बता दिया जाएगा एक एक नियम, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। अगर आपको इसी को याद रख लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसी का अर्थ होता है कृष्ण के समीप, जैसा मैंने बता दिया। इसके बाद आता है अनु उपसर्ग से युक्त शब्द आएगा। ठीक है, अनु उपसर्ग शब्द होता है योग्यता के अर्थ में, किसी की योग्यता बतलानी हो तो उसके लिए हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अनु अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि समस्त पद है, यहाँ पे समास से युक्त जो पद है, अनु रूपम, रूप के योग्य, रूप के योग्य, तो इसमें षष्ठी विभक्ति, इसमें भी जो उत्तर पद है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और रूपस्य योग्यम, ये भी राम शब्द की तरह चलेंगे। ठीक है, तो रूप के योग्य। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने है अव्यय दूसरा, प्रति। प्रति विप्सा अर्थ में प्रयोग होता है। विप्सा अर्थ मतलब 2 बार। ठीक है, प्रति, किसी शब्द में प्रति उपसर्ग हम लगा लेते हैं, जैसे कि प्रत्येक विद्यार्थी, यानी एक एक न कहकर हमने सबके लिए क्या प्रयोग कर दिया, प्रत्येक विद्यार्थी कल अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर विद्यालय पहुंचे या विद्यालय गणवेश में ही आवे। ठीक है, तो प्रति यानी एक एक, सबके लिए वो हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ये शब्द है समस्त पद आपके सामने, प्रतिदिनम, क्या है, प्रतिदिनम यानी हर रोज, हर रोज के लिए क्या लगेगा, दिनम दिनम। ठीक है, दिनम दिनम, इसमें भी समास विग्रह कैसे होता है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दिन दिन, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, निर, निर उपसर्ग आपके हिंदी में भी होता है। ठीक है, निर, नी के लिए प्रयोग होता है। निर का मतलब होता है अभाव, किसी चीज का किसी जगह पर अभाव हो तो उसके लिए निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कि शब्द है आपके सामने निर्मक्षिकम, क्या शब्द है, निर्मक्षिकम।
निर्मक्षिकम यानी जो भी उत्तर पद है उसका अभाव होगा, निर्मक्षिकम। तो इसका समास विग्रह करते समय क्या करना पड़ेगा हमको, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और मक्षिकाणाम अभाव, क्योंकि मक्खियां बहुत सारी है, निर्मक्षिकम, ठीक है, मक्खियों का अभाव है, एक मक्खी का अभाव नहीं है, बहुत सारी मक्खियों का अभाव है, तो मक्षिकाणाम, ठीक है, मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव, ठीक है। उसी प्रकार यथा, यथा यानी के अनुसार, किसी चीज के अनुसार, ठीक है, उसके लिए अनतिक्रम्य, संस्कृत में आपको विग्रह करते समय अनतिक्रम्य का प्रयोग करना है, अनतिक्रम्य शब्द लिखना पड़ेगा आपको विग्रह करते समय, ठीक है। जैसे कि शब्द है यथा शक्ति, क्या शब्द है, यथा शक्ति, ठीक है। तो इसका समास विग्रह करते समय जो भी उत्तर पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और द्वितीय विभक्ति क्या होगी, शक्ति की, शक्तिम, और पीछे लग गया अनतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार। इस प्रकार आप ये मोटे मोटे तौर पर देख लीजिए। इसके बाद आपको एक एक शब्द का, जैसे कि अधि है तो अधि के 2-3 उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि अधि उपसर्ग से युक्त अगर आपके सामने समस्त पद आ गया तो उसका विग्रह करने का क्या नियम है और कैसे करेंगे, ठीक है। उप उपसर्ग से युक्त कोई शब्द आ गया तो उसका विग्रह कैसे करेंगे, अनु से युक्त आ गया तो कैसे करेंगे, प्रति से युक्त अगर आपका समस्त पद आता है तो उसमें आप कैसे करेंगे, ठीक है। नीर से युक्त आपके सामने कोई समस्त पद आता है तो उसका विग्रह आप कैसे करेंगे, और यथा जिसका अर्थ होता है अनतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, और उसका भी समास विग्रह आप कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को, जो आने वाला नया वीडियो उसको भी देखना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय ख्याति क्लासेस।